नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 24 जुलाई 2022 को जो रीट का थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके साइको के क्वेश्चंस के एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो था अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अधिगम का जो सिद्धांत था वो किसने दिया है, ये दिया है कोहलर ने। ठीक है, वॉल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो इसका अंतिम चरण हो जाएगा निष्पादन का सत्यापन। तीसरा क्वेश्चन है समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। फिर है निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो ये था साहचर्य का नियम। फिर है निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारण है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। फिर है छठा क्वेश्चन, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। तो इनके द्वारा कौन सी दी गई थी, ये सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग दिया गया था। आगे देखिए, फिर है अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो इसके 3 महत्वपूर्ण घटक थे आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। फिर नंबर 8 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ये है इसका आंसर पुरस्कार, क्योंकि उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता और आकांक्षा स्तर ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है, लेकिन पुरस्कार हो या दंड हो ये बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होते हैं। फिर आगे देखिए, नंबर 9 क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो देखिए, बोध, स्मृति और चिंतन का स्तर होता है लेकिन प्रदर्शन का स्तर नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन स्तर। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कब प्रस्तावित किया गया था। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ से भ्रमित हो रहे हैं कि प्रस्तावित शायद कोई अलग तिथि होगी, क्योंकि इसको जारी 2005 में किया गया था। यहाँ पर इंट्रोड्यूस को अगर आप देखें तो इंट्रोड्यूस का मतलब भी जारी करने से है, कब उसको प्रकाशित किया गया था, कब वो सामने लाया गया था। तो ये था 2005 में ही है, इससे भ्रमित नहीं होना है। प्रस्तावित शब्द से इंट्रोड्यूस का मीनिंग भी सेम ही है। ठीक है, फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका जो प्रकार जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उपलब्धि। ये नहीं होगा, इसमें सतत भी होता है आकलन, उपचारात्मक भी होता है, नैदानिक भी होता है, लेकिन उपलब्धि बाद में आता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा नैदानिक। ठीक है, फिर आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, लेकिन मूल्यांकन इस कड़ी में शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर मूल्यांकन हो जाएगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। सिगमंड फ्राइड अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि गुदीय अवस्था भी बताई है, पेशी अवस्था भी बनाई है, एनल भी है, फैलिक भी है, लेटेंसी भी है, लेकिन इडियोपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ये मेल और फीमेल को कैटेगराइज करने वाली अवस्थाएं हैं, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था इडियोपस कॉम्प्लेक्स स्टेज। फिर है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो देखो, स्कीमा भी है, एजिमुलेशन भी है, अकोमोडेशन भी है, लेकिन एक्विजिशन यानी अधिग्रहण नहीं है। ठीक है, फिर है 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, अधिग्रहण। ठीक है, फिर है 16 नंबर क्वेश्चन, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुण सूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है, समान गुण को नियंत्रित करता है, इसे क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो ये होता है अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है रोल ऑफ एनवायरनमेंट यानी बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। तो इसका आएगा आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। फिर देखिए विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये है विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये समान रूप से नहीं हो सकता, कभी विकास तीव्र गति से होता है, कभी मंद गति से होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है,
फिर है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा त्रिआयामी त्रितंत्रीय। ये ट्रायआर्किक थ्योरी जो है, देखिए हिंदी के जो वर्ड्स हैं आप उसमें थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक अगर माना जाएगा तो इंग्लिश के वर्ड्स को ही माना जाएगा। तो ट्रायआर्किक थ्योरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, विच ऑफ द निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी और ड्रॉय मैन दोनों होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक इसका जो आगे है, ये इसका आंसर जो एक्यूरेट है वो भाटिया बैटरी होता है। ठीक है, फिर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो इसमें आ जाएगा अधिगम समानता। ठीक है, इसमें आएगा अधिगम समानता। आगे देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण प्रतिपादित किसने नहीं किया है? देखिए रेमंड कैटल ने भी किया है, ऑलपॉट ने भी किया है, आइंजैक ने भी किया है। तो इसका आंसर होएगा पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रेके, इनके द्वारा किया गया है। फिर है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक के लिए वैध है? तो इसका आंसर आएगा MMPI। फिर आगे देखिए, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा द्वंद्व की स्थिति है। ठीक है, फिर है, जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें आएगा चिंतन में समानुभूति। फिर ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, ये है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। फिर है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन डाउट पे दिया जा सकता है, क्योंकि श्रेणी प्रोन्नति उन्नति जरूरी नहीं होती कि हम उसको आगे से आगे प्रमोट करते रहें। इसका आंसर मेरे हिसाब से उपचारात्मक अध्ययन भी है, और श्रेणी उन्नति पे भी मुझे डाउट लग रही, तो ये क्वेश्चन तो मैं भी RPSC सॉरी BSCR पर ही छोड़ूंगी। फिर भी अगर आपका क्या रीज़न है इसके आंसर के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता से का एक प्रकार है? तो इसका डिसलेक्सिया हो जाएगा। ADHD बहुत लोगों ने किया होगा, ये अवधान से रिलेटेड है, लेकिन ये डिसलेक्सिया यानी अधिगम अक्षमता को बताता है। तो आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।